हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी हाल ही में आई क्राइम थ्रिलर मूवी भागवत। फिल्म की कहानी एक इंस्पेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक लड़की के लापता होने का केस मिलता है। जैसे जैसे केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, तभी पता चलता है इसी तरह से और भी 19 लड़कियां गायब हो गई हैं। अब इन लड़कियों को कौन गायब कर रहा है और क्यों, चलिए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत साल 2009 में रॉबर्ट्सगंज जिले से होती है। एक औरत अपने पति को रोते हुए बताती है उनकी बेटी पूनम मिश्रा सुबह हॉस्पिटल गई थी और अभी तक वापस नहीं आई है। सभी जगह पता कर लिया है लेकिन नहीं मिल रही है। ये बात पूनम का भाई वहाँ के नेता को बता देता है। फिर नेता एक लड़के को उठवा लेते हैं और पूनम का भाई उससे पूछता है, तुम्हारा दोस्त अब्दुल कहाँ है? वो मेरी बहन को भगाकर ले गया है। लड़का बताता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और अब्दुल तो किसी काम से मुंबई गया है। ये सुनकर वो लोग उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगते हैं और अगले दिन इस बात को लेकर पूरे जिले में दंगे होना शुरू हो जाते हैं। तभी सीन लखनऊ शिफ्ट होता है। एसीपी भागवत ने गुस्से में आकर एक मुजरिम को इतना पीटा जिससे उसकी 8 हड्डी और 4 पसली टूट गईं। इसलिए उसके सीनियर उसे सस्पेंड करने वाले होते हैं, लेकिन डीआईजी के कहने पर भागवत को क्राइम ब्रांच से हटाकर रॉबर्ट्सगंज में पोस्टेड कर देते हैं। इसके बाद वो अपनी बीबी और बेटी के साथ रॉबर्ट्सगंज जिले के लिए निकल जाता है और वहाँ पहुंचकर पूनम मिश्रा के केस के बारे में पूछता है। मातो बताता है पूनम 28 साल की लड़की है जो घर से 5,000 रुपए जेवर और शादी वाली साड़ी लेकर गायब हो गई है। और ब्रिजलाल बताता है पूनम रात भर किसी से फोन पर बातें किया करती थी। फिर उसे पूनम की कॉल डिटेल दे देते हैं। भागवत कहता है कल सुबह पूनम की फैमिली और नेता को थाने में बुलाओ। उनके जाने के बाद वो पूरी रात पूनम की कॉल डिटेल चेक करता रहता है। फिर मातो से फोन करके कहता है पूनम एक नंबर पर बहुत बार बातें किया करती थी, मैं तुम्हें वो नंबर बता देता हूँ, उसकी कल तक डिटेल मिल जानी चाहिए। अगले दिन नेता के लोग पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। भागवत गुस्से में नेता से कहता है बाहर जो तुम्हारी नौटंकी चल रही है वो आधे घंटे में बंद हो जानी चाहिए। फिर पूनम मिश्रा के पापा उससे कहते हैं 10 दिन से मेरी बेटी की कोई खबर नहीं मिल रही है। भागवत कहता है मैं आपकी कंडीशन को समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, और प्रॉमिस करते हुए कहता है अगले 15 दिन में आपकी बेटी घर आ जाएगी। तभी सीन बनारस शिफ्ट होता है। मीरा नाम की लड़की साइकिल से जा रही होती है, तभी समीर नाम का लड़का उससे टकरा जाता है। समीर उसे बताता है वो एक कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। मीरा मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो डेली मीरा का उस जगह इंतजार करने लगता है। धीरे धीरे उन लोगों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अगले सीन में ब्रिजलाल बताता है उस नंबर की डिटेल मिल गई है, वो नंबर किसी प्रवीण का है। फिर वो पूनम के पापा को बुलाकर बताता है आपकी बेटी रात के 2 बजे तक जिससे बात करती है वो अब्दुल नहीं प्रवीण है। वो कहते हैं मुझे प्रवीण के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर वो लोग प्रवीण को ढूंढकर उससे पूनम के बारे में पूछते हैं। प्रवीण कहता है मैं इसे नहीं जानता। मातो पूछता है तो फिर तुम उससे रात भर फोन पर बातें कैसे करते हो? वो बताता है ये मोबाइल नंबर तो मेरी बहन कौशल्या यूज किया करती थी, और बताता है वो तो 7 महीने पहले ही लापता हो गई है, मैंने उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाई है। अगले दिन भागवत मातो को 2 और नंबर की डिटेल पता करने के लिए कहता है और बताता है इन दोनों नंबर पर कौशल्या की बातें होती रहती थीं। इसके बाद बिजलाल बताता है उन दोनों में से एक नंबर संध्या का है और दूसरा नंबर किसी संतोष पुजारी का है। थोड़ी देर बाद वो लोग संतोष के घर पहुंच जाते हैं तो संतोष के पापा बताते हैं संतोष लड़का नहीं बल्कि लड़की है जो पिछले 1 साल से गायब है। फिर वो संध्या के घर जाकर पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है संध्या किसी के साथ भाग गई है। फिर इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है इस तरह बहुत सारी लड़कियां काम पर निकली थीं और गायब हो गईं। अगले सीन में वो मातो से कहता है अगर इन लड़कियों को ढूंढना है तो पहले इनके बीच कनेक्शन को पता करना पड़ेगा। फिर मातो बताता है बहुत साल पहले कन्नौज के पास सीकरी में ऐसे ही 14-15 साल की 7-8 लड़कियां गायब हुई थीं। उन्हें बहुत ढूंढा गया पर कोई भी लड़की नहीं मिली। फिर दशहरे पर रावण को जलाते समय पास वाली कुटिया में आग लग गई तो उसमें से 3 लड़कियों के कपड़े मिले। तब समझ आया वहाँ पर कोई लड़कियों की बलि देकर तंत्र मंत्र किया करता था और कुछ लोगों का मानना है वो लड़कियों को बेच देता था। भगवत कहता है ये तंत्र मंत्र सब झूठ है, इसके पीछे पंडित दीक्षित का हाथ है। और बताता है जब मैं 17 साल का था तो मेरी छोटी बहन भी इन लड़कियों के साथ गायब हो गई थी, आज तक उनमें से कोई भी बच्ची नहीं मिली। ये सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन ब्रिजलाल बताता है संध्या के घर के कैलेंडर से जो नंबर मिले हैं उनमें से एक नंबर फोटोग्राफर कप्ता का है जिसकी मंडवाडी रेड लाइट एरिया में दुकान है। फिर मंडवाडी पहुंचकर सर्च करने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कप्ता किसी शादी में वीडियो बनाने नेपाल गई है। भागवत कहता है जैसे ही वो वापस आए उसे थाने बुला लो। इसके बाद वो अपने सीनियर को बताता है मुझे लगता है मंडवाडी में लड़कियों को बेचने का रैकेट चल रहा है, अगर वहाँ पर रेड डालें तो सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद वो वहाँ पर रेड डालकर बहुत सारे लोगों को उठवा लेता है। मंडवाडी में काम करने वाला बताता है लोग बाहर से लड़कियां उठवाते हैं और यहाँ से जो लड़कियां उठी हैं वो मुंबई, बेंगलोर और नेपाल में मिलेंगी। भागवत उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है और कहता है आज के बाद बच्चियों का धंधा नहीं होगा। इधर मीरा समीर से मिलने आती है तो समीर उसे प्रपोज कर देता है। मीरा मान जाती है और उसे किस कर देती है। दिन बाद कप्तान नेपाल से वापस आ जाती है।
फिर मातो उसे कॉल डिटेल दिखाते हुए चंदा पाल के बारे में पूछता है और भागवत कहता है इसे कहाँ पर बेचा। वो कहती है मैं चंदा को नहीं जानती और मैं कोई भी धंधा नहीं करती। फिर भागवत कप्ता के फोन में चंदा का नंबर डायल करता है तो वो नंबर किसी सूरज का होता है। कप्ता बताती है कुछ साल पहले ये मेरी दुकान पर फोटो डेवलप कराने आया था, फिर मेरी इससे दोस्ती हो गई और ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया और मेरे घर तक आ गया। उस दिन से मेरी इससे आज तक बात नहीं हुई, चाहो तो आप मेरे स्टाफ से पूछ लो। थोड़ी देर बाद वो स्टाफ से भी पूछताछ करता है। फिर भागवत को वो फोटो दे देती है जो सूरज डेवलप कराने आया था, लेकिन उन फोटो में कुछ भी नहीं होता है। कप्ता कहती है अब मैं समझी वो फोटो लेने क्यों नहीं आया था। अगले दिन समीर मीरा को जीन्स गिफ्ट करता है। मीरा बताती है उसने एक बार दोस्त की जीन्स पहन ली थी तो उसके पापा ने उसे बहुत डांटा था। उस दिन के बाद आज दोबारा जीन्स पहनी है। वो कहता है जब तुम्हारे पापा जीन्स नहीं पहनने देते तो मेरे साथ शादी कैसे करने देंगे, और वो कहता है बिना किसी को बताए मेरे साथ भाग चलो। फिर दशहरे वाली रात मातो बताता है आपने जो 2 IMEI नंबर बताए थे उनमें से एक नंबर 20 सेकंड के लिए ऑन हुआ है। इधर मीरा समीर के साथ भाग जाती है और देवलोक लॉज में जाकर रुकती है। फिर वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं। तभी सीन पुलिस स्टेशन शिफ्ट होता है। वो IMEI नंबर वाले लड़के को पकड़कर पूछताछ करते हैं। बिक्की बताता है ये फोन मेरा नहीं मेरे दोस्त कौस्तभ का है। मेरे फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, मुझे अपनी फ्रेंड को अर्जेंट कॉल करना था इसलिए कुछ सेकंड के लिए इसमें अपनी सिम डाल ली। फिर वो लोग कौस्तभ को उठाकर पूछताछ करते हैं। वो बताता है एक आदमी ने अपने स्कूटर से बिक्की की बाइक में टक्कर मार दी थी। फिर बिक्की ने गुस्से में आकर उसके स्कूटर में लगी नेता की फोटो को फाड़ दिया। फिर हम लोगों में हाथापाई होने लगी जिससे उस आदमी का फोन वहीं गिर गया। उसके जाने के बाद उस फोन को ऑफ करके अपने बैग में रख लिया। थोड़ी देर बाद मातो हंसते हुए कहता है इन दोनों को लगता है इन्होंने स्कूटर के पीछे नेता की फोटो फाड़ी इसलिए नेता ने इन्हें अरेस्ट करवाया है। ये सुनकर भागवत को कुछ याद आता है। फिर कप्तान ने जो उसे फोटो दी थी वो विक्की को दिखाकर उस स्कूटर के बारे में पूछता है। वो तुरंत उस स्कूटर को पहचान लेता है। फिर स्कूटर की डिटेल निकालते हैं तो कप्तान बताती है यही वो सूरज है जिसने फोटो डेवलप कराई थी। तभी पता चलता है वो सूरज नहीं उसका असली नाम राजकुमार है। अगले सीन में राजकुमार को उसकी पत्नी सुमित्रा के साथ देखते हैं। उनका एक बेटा भी होता है। उसका पीछा करने पर पता चलता है उसकी एक और पत्नी है जो भदोई में रहती है। भागवत कहता है राजकुमार का फोन के अलावा गायब हुई लड़कियों से अगर कोई भी कनेक्शन नहीं मिला तो उसे अरेस्ट कैसे करेंगे। वो कप्ता की हेल्प से छेड़खानी का केस लगाकर राजकुमार को उठवा लेता है और उसे कुछ दिन तक ना तो खाने देता है और ना ही सोने देता है। और बाकी के लोग सुमित्रा के घर पहुंचकर छानबीन शुरू कर देते हैं जहां उन्हें बहुत सारे गहने मिलते हैं। उन गहनों में से एक चैन पूनम की होती है। फिर वो राजकुमार से उन गहनों के बारे में पूछता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता है। अगले दिन वो राजकुमार की दोनों बीवियों को बुलाकर पूछताछ करता है और बताता है तुम तीनों ने मिलकर ही पूनम मिश्रा को बेचा है। वो दोनों मना करने लगती हैं। फिर वो सुमित्रा से कहता है तो तुम्हारे घर पर पूनम की चैन और इतने सारे गहने कहाँ से आए। वो कहती है ये तो मेरे गहने हैं, मुझे इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर वो लोग सुमित्रा को टॉर्चर करके उससे गहने और पूनम के बारे में पूछते हैं। राजकुमार कहता है उसे मत मारो, उसने कुछ भी नहीं किया है। फिर वो बताता है पूनम 28 साल की थी, वो एक ज्वेलरी शॉप पर काम करती थी, उससे कोई भी शादी करना नहीं चाहता था। मैंने उससे प्यार का नाटक किया और उसे शादी का झांसा देकर भगा ले गया। फिर होटल में रुककर हमने सब कुछ किया। इसके बाद अपने गुरु से मिलवाने के बहाने उसे ले जा रहा था। तभी मैंने उससे कहा मुझे डर लग रहा है कहीं तुम प्रेग्नेंट ना हो जाओ। ये सुनकर वो बहुत डर गई तो मैंने उससे कहा डरो मत और उसे आयुर्वेदिक दवा देने के बहाने साइनाइड दे दिया। फिर उसने बाथरूम में जाकर उसे खा लिया और वो मर गई। मैं अपने घर वापस आ गया। और बताता है कुल मिलाकर उसने ऐसा 19 लड़कियों के साथ किया है। भागवत कहता है तू इंसान नहीं बल्कि राक्षस है। इसके बाद वो पूनम के पापा से माफी मांगते हुए बताते हैं उनकी बेटी मर चुकी है। अगले दिन उसे कोर्ट में पेश किया जाता है तो जज साहब उससे कहते हैं तुम चाहो तो कोर्ट भी तुम्हें वकील दे सकती है। वो कहता है ये केस मैं खुद लड़ूंगा और इसके बाद वो केस की तैयारी शुरू कर देता है। वहीं पुलिस भी इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने लगती है। एक आदमी बताता है राजकुमार ने किसी औरत को बेहोश करके उसके गहने लूट लिए थे। फिर एक दिन उस औरत ने राजकुमार को मंडी में पकड़ लिया। उसे गहने भी लौटाने पड़े और पुलिस ने उसे बहुत पीटा। इसके बाद उसने कसम खाई आज से कोई भी काम वो अधूरा नहीं छोड़ेगा। अगले दिन सुनवाई में होटल वाला बताता है राजकुमार एक लड़की के साथ मेरे होटल में आया था। राजकुमार कहता है वो लड़की मुझसे शादी करना चाहती थी लेकिन मैंने शादी करने से उसे मना कर दिया और बहुत समझाया पर वो नहीं समझी और वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद मुझे आज तक नहीं मिली। के बाद डॉक्टर बताते हैं डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है लड़की के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की गई थी और उसने जहर खाकर खुद सुसाइड की है। सुनवाई के बाद वकील भागवत से कहते हैं आखिर इन लड़कियों को साइनाइड की गोलियां कहाँ से मिली, क्योंकि साइनाइड इतनी आसानी से कहीं से भी नहीं मिलता। तभी उसे राजकुमार की बातें याद आने लगती हैं और वो पुलिस स्टेशन पहुंचकर मातो को सेंट की शीशी देते हुए कहता है
इनका साइनाइड से जरूर कोई कनेक्शन है। फिर वो लोग सेंटी की दुकान पर जाकर पूछताछ करते हैं। वो बताता है गहने का काम उसके पापा करते हैं। इसके बाद वो लोग उसके पापा से पूछताछ करते हैं, जो बताता है मैं और राजकुमार जब जेल में साथ में थे तो वहाँ राजकुमार ने गहने की धुलाई का काम सीखा था और जेल से छूटने के बाद राजकुमार ने गहनों का काम भी शुरू कर दिया था। वो 2-3 महीनों में एक बार साइनाइड लेने जरूर आता था। इसके बाद वो कोर्ट में गवाही देने पहुंच जाता है। राजकुमार पूछता है तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुमसे कोई साइनाइड खरीदा है? तुम्हें पता है साइनाइड बेचना गैर कानूनी है, अगर तुम बेचती हो तो जेल चली जाओगे। ये सुनकर वो डर जाता है और कहता है मैंने कुछ भी नहीं बेचा है, मुझे तो इन्होंने पीट कर जबरदस्ती बुलवाया है। फिर उसी रात वो केस की और स्टडी कर रहा था, तभी उसे कुछ याद आता है और मातो को फोन करके कहता है राजकुमार जिस लॉज में रुका था उसकी डिटेल पता करो। अगले दिन वो लोग इलाहाबाद के पुलिस स्टेशन में जाकर पूछताछ करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है वहाँ के बस स्टैंड में एक लड़की मिली थी जो मरी नहीं थी बल्कि बेहोश थी, इसीलिए उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया था। फिर हॉस्पिटल जाकर उन्हें पता चलता है जब वो लड़की हॉस्पिटल पहुंची थी तो वहाँ पर नर्स नीलिमा की ड्यूटी थी। इसके बाद वो लोग नीलिमा से मिलते हैं जो उन्हें बताती है सालू नाम की लड़की बस स्टैंड के बाथरूम में बेहोश मिली थी। उसे बचपन से गोलियों से डर लगता था, इसलिए उसने वो गोली नहीं खाई और सिर्फ चाट कर छोड़ दी। इसके बाद वो 40 दिन तक कोमा में रही और बताती है अभी 1.5 साल पहले ही उसकी शादी हो गई है और एक प्यारी सी बच्ची भी है, लेकिन उसके पति को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर वो उससे मिलने जाता है तो पता चलता है वो सालू नहीं बल्कि मीरा है। वो कहती है मेरे बहुत से सपने थे जो उस लड़के ने बर्बाद कर दिए, अब भी डर लगता है कहीं इस सब के बारे में मेरे पति को पता ना चल जाए। भागवत कहता है तुम कोर्ट में नहीं आना चाहती मैं समझ सकता हूँ, पर इस तरह से अपने आप को सजा मत दो। फिर जो लड़कियां गायब हुई हैं उनकी फोटो देकर वो चला जाता है। फिर दिन रात वो उन लड़कियों और राजकुमार के बारे में सोचती रहती है और अपने पति को फोटो दिखाते हुए इन सब के बारे में बता देती है। वो कहता है मैं मीरा को तो अपना सकता हूँ लेकिन तुम समाज के लिए सालू ही रहोगी। और सुनवाई वाले दिन मीरा गवाही देने पहुंच जाती है। उसे जिंदा देख राजकुमार चौंक जाता है। फिर उसे मौत की सजा सुना दी जाती है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई वेब सीरीज मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।